तो स्टूडेंट्स आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज फाइनेंशियल लिवरेज। अब देखो सबसे पहले सवाल ये आता है फाइनेंशियल लिवरेज है क्या। देखिए फाइनेंशियल लिवरेज जो होता है ना, इट इज अ प्रोपोर्शन ऑफ डेट इन द कैपिटल स्ट्रक्चर। जैसे आपको मैंने पिछली क्लास में बताया था कि कैपिटल स्ट्रक्चर एक ऐसी सिचुएशन होती है जहां पे हम पैसा जब रेज करते हैं तो हमने कितना इक्विटी रखा, कितना मतलब शेयर होल्डर्स फंड रखा है, ओनर्स फंड जिसको कह सकते हो, तो हमने कितना ओनर्स फंड रखा है और कितना बोरोड फंड्स रखा है, इन दोनों का जो प्रोपोर्शन है उसी को हम लोग फाइनेंशियल लिवरेज कहते हैं। तो जब भी कोई कंपनी पैसे रेज करती है तो कई तरह से रेज करती है, कुछ इक्विटी खरीद लेती है, कुछ डिबेंचर्स खरीद लेगी, कुछ लोन्स खरीद लेगी। तो फाइनेंशियल लिवरेज बेसिकली प्रोपोर्शन है डेट का, मतलब कैपिटल के अंदर कितना आपने उधार लिया है, चाहे वो डिबेंचर्स के थ्रू लिया हो चाहे लोन के थ्रू लिया हो, उसको हम लोग दोनों का जो प्रोपोर्शन है उसी को हम फाइनेंशियल लिवरेज बोलते हैं। ठीक है। अब देखो दो सिचुएशन होती है, जब ओनर्स फंड ज्यादा होता है ना बिजनेस के अंदर और डेट कम होता है तो उसको हम बोलते हैं हाई गियर्ड है, मतलब कंपनी के पास हाई गियर्ड सिचुएशन है। जबकि बोरोड फंड्स ज्यादा हो जाए और इक्विटी कम हो जाए तो हम इसको लो गियर्ड बोलते हैं, लो गियर्ड। दोनों सिचुएशन अपने हिसाब से अलग अलग कंडीशंस में काम करती है। जैसे अगर आप देखोगे जैसे जैसे फाइनेंशियल लिवरेज हाईली गियर्ड होता है तो कॉस्ट ऑफ फंड्स डिक्लाइन होने लगते हैं और आप जो है ज्यादा अर्निंग कमा सकते हो, मतलब आपको शेयर के ऊपर आप ज्यादा पैसा कमाओगे, लेकिन इससे आपका रिस्क बढ़ता जाएगा। अब इसको हमें समझना होगा कैसे। ये कंसेप्ट समझो कि जैसे मान लो किसी कंपनी ने, एग्जांपल ध्यान से सुनो, किसी कंपनी ने 5 करोड़ रेज किए जिसमें से उसने 4 करोड़ डिबेंचर से रखे और 1 करोड़ उसने इक्विटी शेयर से रखे। एग्जाम्पल समझ में आया। कंपनी ने 5 करोड़ रुपए रेज किए जिसमें से 4 करोड़ डिबेंचर के थ्रू लिया और 1 करोड़ इक्विटी के थ्रू लिया। तो ये वाली कंपनी ना हर एक शेयर के ऊपर ज्यादा प्रॉफिट कमाएगी, यानी कि इसका जो कॉस्ट ऑफ फंड है वो डिक्लाइन होगा और ज्यादा से ज्यादा कमाई होगी। इसकी वजह है क्योंकि इसको हर एक डिबेंचर के ऊपर कम इंटरेस्ट देना पड़ेगा और इक्विटी के ऊपर थोड़ा ज्यादा देना पड़ेगा। तो अगर ये अपने पैसे डिबेंचर के थ्रू ज्यादा रेज करेगी तो ऑब्वियस सी बात है हर एक शेयर के ऊपर, हर एक डिबेंचर के ऊपर, मतलब जो इसने शेयर्स ले रखे हैं इक्विटी शेयर्स 1 करोड़ के, उनके ऊपर ज्यादा इसकी इनकम बढ़ेगी। ठीक है, मोर अर्निंग करेगी पर शेयर, लेकिन एट द सेम टाइम इसका रिस्क बहुत ज्यादा होगा। तो हाई गियर्ड में क्या होता है, हाई गियर्ड में अर्निंग पर शेयर बढ़ जाती है, ठीक है, और कॉस्ट ऑफ फंड कम हो जाता है, कम खर्चा लगता है। इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू पढ़ेंगे। ये वाली बात समझ में आ गई स्टूडेंट्स? यस सर। अब देखो इस एग्जांपल से अच्छा कोई एग्जांपल नहीं हो सकता ये चीज समझने के लिए, तो इसको एक बार समझते हैं एग्जांपल को, और आप इसको इमेजिनरी वैल्यूज के साथ याद भी रख सकते हो। अगर एग्जाम में आता है कि फाइनेंशियल लिवरेज को एक्सप्लेन करो तो इससे बढ़िया आपको एग्जाम्पल नहीं मिलेगा। देखो इसको कैसे करते हैं, इसको ना ये इमेजिनरी वैल्यूज है, ये ध्यान रखना, दीज आर इमेजिनरी वैल्यूज। अब देखो सबसे पहले हमने क्या किया, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स हमने रखा हुआ है कि एट द रेट 10, कितना रखा हुआ है, 10 रखा हुआ। तो हमने क्या करा, तीन कंपनियों का एग्जांपल ले रहा हूँ, कंपनी ए, कंपनी बी, कंपनी सी। सबसे पहले मैंने लिया कंपनी ए का। कंपनी ए ने क्या किया बेटा कि 10 रुपए का एक शेयर इशू किया और टोटल शेयर्स कितने इशू किए, 30,000, 30,000। इसी तरह से कंपनी बी ने क्या किया, इक्विटी शेयर्स थोड़े कम इशू किए, देखो ध्यान से, इसने क्या इशू किया, सिर्फ 20,000 किए। और कंपनी सी तो और भी खतरनाक है, ये इक्विटी शेयर्स बहुत कम रख रही है, कितना रख रही है, 10,000। सबका रेट 10-10 रुपए के हिसाब से। तो आप मुझे बताओ इक्विटी शेयर कैपिटल एक कंपनी का कितना हो गया, अगर 30,000 के हिसाब से 10-10 रुपए का एक शेयर है तो एक कंपनी के पास कितने रुपए के शेयर्स हो जाएंगे, इक्विटी शेयर्स? किसी की आवाज नहीं आई। 3,00,000। 3 लाख। इसी तरह से कंपनी बी में भी 20,000 शेयर्स हैं, तो 20,000 10-10 रुपए के हिसाब से 2 लाख का शेयर्स हो गया। और कंपनी सी में क्योंकि 10,000 शेयर्स खरीदे थे तो 10-10 रुपए के हिसाब से 1 लाख रुपए इसके पास आ गया। कुल मिला के कंपनी ए ने इक्विटी शेयर्स 3 लाख के खरीदे, कंपनी बी ने इन्वेस्ट किए 2 लाख और कंपनी सी ने किए 1 लाख। अब आगे बढ़ते हैं। कंपनी ए ने 10% के डिबेंचर बोरो किए, कुछ भी नहीं किया इसने, नील, मतलब डिबेंचर ले ही नहीं रही कंपनी।
लेकिन कंपनी बी क्या कर रही है, 1 लाख रुपए के डिबेंचर रेज कर लिया इसने, और कंपनी सी ने भी 2 लाख के डिबेंचर रेज किए। तो टोटल कैपिटल जो तीनों कंपनियों का हो रहा है, मेन इंपॉर्टेंट ये चीज है जो अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, तीनों कंपनियों के पास जो कैपिटल है, जिसको हम लोग बोलते हैं कि पूरा का पूरा कैपिटल जो मिला के बना, कंपनी ए के पास भी आप अगर देखो 3 लाख है, कंपनी बी के पास भी 3 लाख है, और कंपनी सी के पास भी 3 लाख है। कुल मिला के तीनों कंपनियों ने 3-3 लाख रुपए रेज किए। ए कंपनी ने सारे पैसे इक्विटी शेयर से रेज किए, बी कंपनी ने इक्विटी शेयर से 2 लाख रेज किए और डिबेंचर से 1 लाख, और कंपनी सी ने इक्विटी शेयर से 1 लाख किए और डिबेंचर से 2 लाख किए। ठीक है, तो सबके पास, तीनों कंपनियों के पास 3-3 लाख रुपए का कैपिटल। अब हम मान के चलते हैं कि तीनों कंपनियों ने बिजनेस में पैसा लगाया और इससे 20% कमा लिया इन्वेस्ट, ये जो है प्रॉफिट जो इस पे कमाया कंपनियों ने, तीनों ने 20% कमाया, क्योंकि तीनों का सेम अमाउंट था। तो मान के चलते हैं कि तीनों ने जब 20% कमाया होगा इन्वेस्टमेंट के ऊपर, तो इसको भी 60,000 का फायदा हुआ होगा, कंपनी बी को भी 60,000 का फायदा हुआ होगा, और कंपनी सी को भी 60,000 का फायदा हुआ होगा। लेकिन कंपनी जब इसने डिबेंचर के ऊपर इंटरेस्ट दिया होगा कंपनी बी और सी ने, तो ए ने तो दिया नहीं होगा, क्योंकि ए को तो इंटरेस्ट देना नहीं था। ठीक है, तो ए को इंटरेस्ट देना नहीं था तो इसको कोई भी नील दे दिया इसने। अब कंपनी बी को जब इंटरेस्ट देना था तो इसने कितना डिबेंचर लिया था, देखो ये देखो यहाँ पे 1 लाख लिया था, तो 1 लाख का 10% कितना होता है, 10,000। तो इस कंपनी ने इंटरेस्ट जो दिया होगा डिबेंचर के ऊपर वो 10,000 दिया होगा, तो इसका जो प्रॉफिट है घट के 50,000 हो गया, क्योंकि इसने 10,000 इंटरेस्ट दिया, और जो इंटरेस्ट होता है दैट इज एक्सपेंस। तो ये हमेशा जो टैक्सेबल इनकम होता है ना, इसमें हमेशा इसको डिडक्शन किया जाता है, क्योंकि ये गवर्नमेंट अलाउ करती है, कहती है कि अगर आप प्रॉफिट में से आपको इंटरेस्ट देना पड़ गया तो वो आपके लिए छूट है टैक्स पे। तो 60,000 जो प्रॉफिट कमाया था कंपनी बी ने, इसने 10,000 का इंटरेस्ट दे दिया, तो अब इसका जो प्रॉफिट है वो 50,000 रह गया। इसी तरह से कंपनी सी में चलते हैं, कंपनी सी का जो था प्रॉफिट 60,000 का था, जिसमें से इसने 2 लाख का डिबेंचर लिया था, 2 लाख का 10% होता है 20,000, तो इसका 20,000 माइनस कर दो, इसके पास प्रॉफिट आ गया 40,000। तो नेट प्रॉफिट समझ में आ गया आफ्टर डिडक्टिंग एक्सपेंसेस स्टूडेंट। Yes, sir. तो देखो तीनों कंपनियों का इनकम देखो, नेट प्रॉफिट कंपनी ए का 60,000 है, कंपनी बी का 50,000 है, और कंपनी सी का 40,000। ये है हमारा नेट प्रॉफिट। अब अगर आपको अर्निंग पर शेयर निकालना है कि हर एक शेयर पे कितना कंपनी कमा रही है, तो इसका हमारे पास फॉर्मूला है। हमें क्या करना है कि ये जो नेट प्रॉफिट है ना, ये वाला, ये देखो नेट प्रॉफिट कितना है इसका 60,000, तो इसने कितने शेयर्स इशू किए थे देखो जरा, तो 30,000. कितने से, तो 30,000। तो 30,000 शेयर्स पे 60,000 रुपए कमा रही है, तो कितने रुपए एक शेयर पे कमा रही है, 2 रुपये. 2 रुपए। एक शेयर पे 2 रुपए कमा रही है। इसी तरह से कंपनी बी पे जाओ, कंपनी बी के शेयर्स कितने थे, 20,000, तो 20,000 शेयर्स पे 50,000 रुपए कमाए कंपनी बी ने, तो एक शेयर पे कितनी इनकम है, फॉर्मूला है 2.5. नेट प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स इनटू 100, ऐसे कर लो या सीधा कर लो, नेट प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, तो सीधा हमारा 2.5 रुपए निकल जाएगा। इसी तरह से 40,000 डिवाइडेड बाई 10,000, तो कितना आ जाएगा, 4 रुपए। तो एक सबसे ज्यादा अर्निंग पर शेयर कौन सी कंपनी कर रही है, Company C. तो इस एग्जाम्पल से हमने प्रूव कर दिया कि जिस कंपनी ने सबसे ज्यादा डिबेंचर्स लगाए थे, वो कंपनी सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमा रही है। हाई प्रॉफिट अर्निंग पर शेयर जो है, जिस कंपनी ने सबसे ज्यादा डिबेंचर लिए थे वो कंपनी सबसे ज्यादा शेयर पे कमा रही है। तो क्योंकि कंपनी सी ने डिबेंचर जो लिए थे, ये इसने सबसे ज्यादा लिए थे 2 लाख, तो ये देखो सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमा रही है पर शेयर। और कंपनी बी ने थोड़े कम लिए थे तो थोड़े कम कमा रही है, और कंपनी ए ने तो बिल्कुल भी नहीं लिए थे, तो आप देखो सबसे कम प्रॉफिट इसी कंपनी का है। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे हाई लीवर्ड कंपनी, यानी कंपनी सी को हम बोलेंगे हाई लीवर्ड कंपनी, कंपनी बी को बोलेंगे लो लीवर्ड कंपनी, और कंपनी ए ने तो लगाया ही नहीं है तो अनलिवर्ड बोलेंगे कि इसका कोई लिवरेज है ही नहीं, बिकॉज इसने कोई भी रेज ही नहीं किया। एम आई क्लियर टू ऑल स्टूडेंट्स। Yes, sir. तो यस सर। इस एग्जाम्पल से हमने एक चीज ये सीखी कि जो कंपनी ज्यादा डिबेंचर लगाती है अपने शेयर कैपिटल में,
मतलब जो भी उसने टोटल कैपिटल रेज किया होता है, अगर उसने ज्यादा डिबेंचर लगाया होगा तो वो अर्निंग पर शेयर उसकी बढ़ जाएगी, और अगर किसी कंपनी ने कम लगाया होगा तो अर्निंग पर शेयर उसकी नहीं बढ़ेगी। जो कंपनी ज्यादा पर शेयर कमाती है उसको हाई लिवर्ड बोलते हैं, जो कंपनी कम कमाती है उसको लो लिवर्ड बोलते हैं, और जो बिल्कुल भी डिबेंचर्स नहीं लगाती उसको अनलिवर्ड बोलते हैं। तो बोर्ड एग्जाम में पिछले से 2-3 साल पहले एक बार क्वेश्चन ये पूछा गया कि बताइए कि कंपनी की सिचुएशन कैसे रहेगी एग्जाम्पल देके, दिखाइए कि हाई लिवर्ड कंपनी कैसे हो सकती है। तो आप उसमें एग्जाम्पल लेके दिखा सकते हो, एक कंपनी में दिखा देना कि कम डिबेंचर लिया, एक कंपनी में ज्यादा लिया, तो ज्यादा वाले का अपने आप ही ऑटोमेटिकली उसका अर्निंग पर शेयर ज्यादा आएगा, तो आप उससे प्रूव कर सकते हो। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर है? यस सर। अब आ जाता है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। देखो ये टर्म भी आप अक्सर सुनते रहते होगे, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। देखो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी refers to the use of fixed income securities such as debentures and preference capital in the capital structure so as to increase the return on equity capital। सिंपल भाषा में अगर मैं कहूं तो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी एक ऐसा तरीका है जिसमें कंपनी सस्ते वाले जो सिक्योरिटीज हैं उनको इशू करती है, इसलिए कि इक्विटी शेयर होल्डर को ज्यादा कमाई दे सके। एग्जाम्पल के तौर पे अगर कंपनी पैसा रेज करती है तो डिबेंचर्स ज्यादा रेज करेगी और इक्विटी शेयर्स के थ्रू कम रेज करेगी, तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को ज्यादा प्रॉफिट कमाई होगी क्योंकि अर्निंग पर शेयर कंपनी की बढ़ जाएगी, और अगर कंपनी की अर्निंग पर शेयर बढ़ेगी तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को ज्यादा डिविडेंड अनाउंस कर सकती है। तो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी अगर मैं हिंदी में बोलूं तो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी एक ऐसा तरीका है जिसमें कंपनी सस्ते वाले सिक्योरिटीज को खरीदती है और उस पर कम खर्चा लगा के और ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाती है, जिससे इक्विटी शेयर होल्डरों को ज्यादा डिविडेंड दे सके। तो ये एक ऐसा तरीका है जिसमें डिबेंचर होल्डर के कंधे पे बंदूक रख के गोली चलाई जाती है, समझे? इससे फायदा इक्विटी शेयर होल्डर को हो जाए। बात क्लियर है? yes sir, अच्छा, इसको वाइस वर्सा करते हैं, इसको उल्टा करते हैं। देखो इसका एक और फायदा है, जैसे देखो इक्विटी शेयर होल्डर्स, जैसे मान लो सिचुएशन एकदम खराब है, कंपनी को फायदा की जगह उल्टा घाटा हो गया, तो आपको पता है कि कंपनी को ऐसे में ऐसे बंदों की जरूरत होगी जो डिविडेंड लेने से मना कर, और ये होते हैं हमारे इक्विटी शेयर होल्डर। तो कंपनी इक्विटी शेयर होल्डरों से बोलेगी देखो इस बार आप लोग डिविडेंड मत लो, इस बार हमें बहुत ज्यादा नुकसान हो गया है, कम प्रॉफिट हुआ है, अगले साल हम कुछ करते हैं, इस साल हमें डिवेंचर होल्डरों को पेमेंट करने दो, प्रेफरेंस शेयर होल्डरों को पेमेंट करने दो। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स की मजबूरी है, वो मानेंगे, तो ऐसे में इक्विटी शेयर होल्डर्स मान जाते हैं। तो इसको ही ट्रेडिंग ऑन इक्विटी बोलते हैं, दोनों एक दूसरे का फायदा उठाते हैं। तो कंपनी की यही कोशिश होती है कि जो कैपिटल स्ट्रक्चर है उसका वो कुछ इस टाइप का हो कि मजबूरी में डिवेंचर भी काम आ जाए और इक्विटी शेयर होल्डर भी काम आ जाए और एक दूसरे को मदद करे। तो ये एक ऐसा तरीका है जिसमें दोनों एक दूसरे की मदद करते हैं। अच्छी कंडीशन में जब सिचुएशन अच्छी रहती है तो डिबेंचर्स और प्रेफरेंस शेयर्स के ऊपर कम इंटरेस्ट और डिविडेंड जाता है, उससे जो पैसा बचता है वो इक्विटी शेयर होल्डर को एक्स्ट्रा मिल जाता है। और अगर कंडीशन खराब हो, बहुत वर्स हो, तो ऐसे में इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड नहीं दिया जाता और उसमें से जो पैसा की बचत होती है वो हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स और डिबेंचर होल्डर्स को पे कर देते हैं। इज दिस क्लियर? yes sir, हाँ या ना? ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर। हाँ बोलो। डिबेंचर लेने से अगर इक्विटी शेयर होल्डर्स की इनकम बढ़ती है तो फिर वो तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बार बार यूं ही फोर्स करेंगे कि हर बार यही ले लो, इक्विटी शेयर्स रेज मत करो। बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे, क्योंकि इक्विटी शेयर देखो अगर आप ज्यादा इक्विटी शेयर्स खरीद लोगे ना तो सिंपल सी बात है आपको बहुत ज्यादा डिविडेंड देना पड़ेगा। सबको पता है कि इक्विटी शेयर होल्डर्स को सबसे ज्यादा डिविडेंड देना पड़ता है, वो प्रेशर भी बनाते हैं, वोटिंग राइट्स भी होता है उनके पास। तो कैपिटल स्ट्रक्चर बहुत बैलेंस रखना ही पड़ेगा। लेकिन दूसरी बात ये है कि अगर आप खाली डिबेंचर ही ले लोगे और मान लो बिजनेस को लॉस हो गया, तो डिबेंचर होल्डर तो मानने से रहे, वो तो बोलेंगे भाई हमारे डिविडेंड लौटा, वो हमारे इंटरेस्ट दो किसी भी तरह से, और अपना प्रिंसिपल अमाउंट भी मांगेंगे टाइम आने पे। तो फिर आपको कैसे अरेंज करोगे? तो आपको नहीं लगता थोड़े बहुत इक्विटी भी खरीदना जरूरी है समीर? यस सर। तो दोनों का बैलेंस होना बहुत जरूरी है।
अगर आप खाली डिबेंचर ही ले लोगे तो ऐसे में ट्रेडिंग ऑन इक्विटी की सिचुएशन अच्छी नहीं रहेगी, ऐसे में आपकी बिजनेस अच्छा बिल्कुल नहीं करेगी और आप फंस भी सकते हो। ठीक है, जैसे इस कंपनी ए ने अनलिवर्ड कर लिया था, डिबेंचर बिल्कुल भी नहीं लिया, तो इसकी एक तो अर्निंग कैपेसिटी घट गई, लेकिन ये है कि मुसीबत इसके लिए रिस्क कम था। लेकिन कंपनी सी ने बहुत ज्यादा रिस्क भी तो लिया है, अगर ये हाईली रिवर्ड है तो रिस्क भी तो बहुत ज्यादा ले रही है। अगर मान लो खुदा ना खास्ता कंपनी को प्रॉफिट नहीं होता 40,000 का, तो कंपनी तो बर्बाद हो जाती। अब मान के चलो, चलो मैं एक एग्जांपल देता हूँ, कंपनी ने 60,000 कमाए थे, मान लो कंपनी को नो प्रॉफिट नो लॉस होता तो सोच के देखो, मान लो कंपनी सी को नो प्रॉफिट नो लॉस होता, जीरो आता, नील आता, इसी तरह से बी को भी नील आता और सी को ए को भी नील आता, तो मुझे बताओ कौन अच्छे पोजीशन में रहता? कंपनी ए। कंपनी ए, क्योंकि इसने कंपनी ए क्योंकि इसने रिस्क नहीं लिया था, और कंपनी बी को 10,000 का देना पड़ता कहीं से उधार उधार मांग के, और कंपनी सी की तो बुरी हालत हो जाती, 60,000 की जगह नील अगर प्रॉफिट होता तो इसको इंटरेस्ट देना पड़ता 20,000, तो 20,000 अपने घर से देना पड़ता। ठीक है ना, तो ये दो धारी तलवार है, रिस्क भी है। ठीक है यहाँ तक? सर, यस सर। हाँ बोलो। ये फाइनेंशियल लीवरेज और ट्रेडिंग ऑन इक्विटी में फर्क क्या है? देखो फाइनेंशियल लिवरेज जो है ना, ये एक टर्म यूज किया जाता है बस। फाइनेंशियल लिवरेज एक उस प्रोपोर्शन को कहा जाता है जिसमें डेट और इक्विटी दोनों का मतलब प्रोपोर्शन होता है, उसको बोलते हैं लिवरेज। जिस तरफ ज्यादा डिबेंचर होगा उस तरफ झुकाव होगा, जैसे देख रहे हो ना इसमें, ये है जैसे फिक्स कॉस्ट है तो लीवर है, लीवर क्या करता है बेसिकली, मदद करता है। तो फाइनेंशियल लिवरेज एक ऐसा प्रोपोर्शन है जिसमें डेट और इक्विटी का प्रोपोर्शन होता है, और डेट जैसे जैसे ज्यादा होगा इक्विटी की कमाई बढ़ती जाएगी। ठीक है, जैसे मान लो ये हाथ है, ये डेट मान लो, तो डेट का वजन बढ़ेगा तो इक्विटी ऊपर उठती जाएगी, मतलब पर शेयर उठता जाएगा, तो लीवर का काम करता है। ठीक है, इसीलिए इसका नाम फाइनेंशियल लिवरेज रखा है और कुछ नहीं। लेकिन ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का एक ऐसी सिचुएशन है जहां पे एक दूसरे की दोनों मदद करते हैं। ठीक है, अब जैसे फाइनेंशियल लिवरेज अगर हाई होगा तो अर्निंग पर शेयर बढ़ जाएगी, तो हम बोलेंगे ट्रेडिंग ऑन इक्विटी की सिचुएशन है जिसमें एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। ठीक है, इसी को हम फाइनेंशियल लिवरेज भी बोलते हैं, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी को ही फाइनेंशियल लिवरेज भी कहा जाता है। इसका एक और नाम है कैपिटल गेयर, कई लोग इसको कैपिटल गेयरिंग भी बोलते हैं। ठीक है, यस सर। अब देखो यहाँ पे ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का ना एक एग्जांपल है, ये भी यहाँ पे ध्यान से देखो, कह रहा है कि a company raises 50,000 through equity shares and earns a profit of 5,000। एक कंपनी ने इक्विटी शेयर्स के थ्रू रेज किया 50,000 और कितना कमाया, 10% कमाया, 5,000, तो रेट ऑफ रिटर्न कितना हुआ इसका, 10% हुआ। जबकि एक दूसरी कंपनी है, उसने क्या किया, रेज किया 40,000 बाई वे ऑफ 6% डिबेंचर एंड 10,000 बाई वे ऑफ इक्विटी शेयर। अगर आप ध्यान से देखो तो इसने भी 50,000 ही रेज किया है, लेकिन इसने जो कमाया है, अगर ये कितना कमा रही है, मान के चलते हैं कि अगर ये कंपनी 5,000 ही कमा रही है तब भी इसका अर्निंग प्रॉफिट ज्यादा होगा। जैसे दिखाता हूँ, देखो देखो, ये कंपनी ने 40,000 क्या किया, रेज किया डिबेंचर के थ्रू और 10,000 रेज किया इक्विटी शेयर्स के थ्रू। तो इसका देखते हैं कि कितना अर्निंग पर शेयर ये कितना आएगा, रेट ऑफ रिटर्न कितना आएगा इसका। देखो 50,000 रेज किया, टोटल प्रॉफिट 5,000 हुआ, तो इंटरेस्ट ये देगी, तो 40,000 जो इसने डिबेंचर लिया था, मान के चलो 6% डिबेंचर था, तो 6% के हिसाब से इसने इंटरेस्ट दिया होगा, तो 5,000 में से 2,400 का तो इसने इंटरेस्ट दे दिया, तो कुल मिला के जो इसका प्रॉफिट आया वो 2,600 रुपए आया। ठीक है, तो 5,000 में से 2,600 का प्रॉफिट हुआ है, तो अगर आप देखो तो 10,000 जो इसने इक्विटी शेयर्स लिए थे उसके ऊपर 2,600 का प्रॉफिट कमा रही है। अगर मैं इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करूं तो 26% आएगा। तो ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो मेरा है वो 26% है, जबकि पहले वाले केस में मेरा सिर्फ 10% था, जबकि दोनों में प्रॉफिट मेरा 5,000।
तो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, जितना आप डिबेंचर ज्यादा लोगे, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपका बढ़ता चला जाएगा। जो कि मैंने वो पहला वाला एग्जांपल ज्यादा अच्छे से आ जाएगा आपको, उसी को यूज करो और उसी से समझो, ठीक है। वो अर्निंग पर शेयर था, ये रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है। कुल मिला के अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूं, तो अगर कोई कंपनी डिबेंचर से भी रेज करती है पैसे, तो अर्निंग पर शेयर, उसका अर्निंग पर शेयर बढ़ेगा, साथ में रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा, ठीक है। यहां तक क्लियर है? यस सर। ठीक है। अब अगली क्लास में ना हम लोग फैक्टर्स अफेक्टिंग चॉइस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। यहाँ तक आप कर लो, ये चार्ट आप एक बार और कर लेना, नोटबुक में उस चार्ट को लिख लो, ठीक है। वो चार्ट आपको ABC वाला जो था वो बहुत इजी है, बुक में भी है, दोनों एक ही जैसे हैं, जो आपको सूटेबल लगे वो ऐसे कर लेना, ठीक है ना। बुक में 2 में बताया है, मैंने इसमें 3 में वो कर दिया है, बात एक ही है। तो आप जो भी इजी कन्वीनियंट लगे आप अपनी इमेजिनरी वैल्यू लेके और कर सकते हो, ठीक है। तो आज इतना ही करते हैं।